सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी कक्षा बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 8, जिसका नाम है समास यानी कि कंपाउंड। तो आइए पढ़ते हैं हमारा नया पाठ। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। बच्चों देखिए, हमने पिछली कक्षा में संधि पढ़ा था। संधि में क्या था? दो वर्णों का योग था। इसमें दो शब्दों का योग है, ठीक है, और इसे हम संक्षेपीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए, जन्म भर क्या है बच्चों? ये क्या है? आजन्म। फिर राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा राजपुत्र। हर दिन यानी कि प्रतिदिन। तो आपने समझा यहाँ पे ये संक्षेपीकरण हुआ, यानी कि उसका लघु रूप हुआ, छोटा करना हुआ, ठीक है। देखिए, समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है? समास करते समय शब्द संक्षिप्त हो जाता है और उसके विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। जैसे हमने देखा इसमें का हट गया, राजपुत्र हो गया। तो ये बच्चों विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। उस समासबद्ध शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि इसमें ये क्या है? ये समस्त पद है, ठीक है। अब समास विग्रह देखिए समस्त पद को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजमहल है अगर बच्चों, तो इसको तोड़कर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? राजा का महल। तो ये समास विग्रह है, ठीक है बच्चों। वो था हमारा समस्त पद, यानी कि वो संधि था, सॉरी, वो था बच्चों समास, और ये क्या है? हमारा समास विग्रह है। अब संधि और समास में अंतर क्या है? देखिए बच्चों, संधि है जैसे कि बच्चों पहला संधि में दो वर्ण मिलते हैं, हमने देखा था पिछली कक्षा में। और समास बच्चों पहला समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, संधि में पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण मिलता है, जबकि देखो समास में सभी शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों समास के प्रकार, इसमें देखो इसके कितने 6 प्रकार है। पहला है बच्चों अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, फिर बच्चों द्विगु है, और फिर बच्चों बहुब्रीहि, ठीक है। तो इसके 6 प्रकार है। आइए देखिए इसमें अव्ययी भाव समास क्या है। देखो इसमें जो इस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। देखिए जैसे कि प्रतिदिन यानी कि बच्चों हर दिन। इसमें बच्चों प्रति जो है वो बच्चों एक अव्यय है, लेकिन जो दिन है बच्चों वो एक संज्ञा है, ठीक है। अब ये देखिए यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। भरपेट, तो इसमें पेट भर, इसमें बच्चों भर जो है वो क्या है? अव्यय है, और पेट संज्ञा है। फिर निडर, बिना डर के, ठीक है, ये हो गया अव्ययी भाव। दूसरा होता है बच्चों तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होगा? इस समास के शब्दों में दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम और संबोधन विभक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए उदाहरण से समझते हैं। शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आगे देखिए इसमें हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ। फिर ये क्या? रसोई घर, रसोई के लिए घर। भयभीत है बच्चों, भय से डरा हुआ। समझ गए। आइए आगे अगला क्या है इसमें देखो। अभी दो और इसके उदाहरण है, इन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। अगला तीसरा बच्चों हमारा कर्मधारय समास। इस समास के शब्दों का पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद बच्चों उपमेय होता है, ठीक है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि बच्चों लिखा है नीलकमल। अगर नीलकमल बोला बच्चों तो नीला है कमल, ठीक है, नीला है कमल। फिर पीतांबर, पीला है वस्त्र। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें बच्चों हम किसी की तुलना कर रहे हैं या फिर समान बता रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा के समान है ना, तो ये है। चौथा है बच्चों द्वंद्व समास। देखिए इस समास के शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और शब्द लगता है। जैसे कि अगर बोला जाए रात दिन, तो इसको विग्रह करने पर क्या आएगा? रात और दिन। सूर्य चंद्रमा, तो क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। सुख दुख, तो सुख और दुख। समझ गए, बहुत ही आसान है। अब आता है पांचवा द्विगु समास। देखो इस समास के शब्दों का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा संपूर्ण पद समूहवाचक होता है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पहला पद जो होगा वो संख्या बताएगा, ठीक है। जैसे कि चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह, ठीक है। 4 क्या है बच्चों? संख्या है। फिर सप्तऋषि, तो क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिलोकी यानी कि 3 लोकों का समूह। तो समझ गए बच्चों, ये हमारा क्या है? संख्या वाला है। अब आते हैं छठा इसका, यह है बहुव्रीहि समास। इस समास के शब्दों में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। क्या बच्चों? इसमें तीसरा अर्थ जो है वो प्रधान होगा। जैसे कि नीलकंठ। अब नीलकंठ हमने बोला नीला है कंठ, जिसका अर्थात कौन? अर्थात बच्चों शिव जी, ठीक है। त्रिनेत्र यानी कि 3 है नेत्र जिसके, यानी कि बच्चों शिव, ठीक है। गजानन यानी कि हाथी के समान मुख वाले, तो वो श्री गणेश हैं। और पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र वाले, तो वो श्री कृष्ण है। तो आपने देखा ये जो तीसरा अर्थ बच्चों, जो विशेष अर्थ हम देख रहे हैं, यही है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब आगे आते हैं
ये है बच्चों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। आइए अंतर को जाने। बच्चों कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए जैसे नीलकंठ, तो बच्चों नीलकंठ, ठीक है, ये क्या हमारा कर्मधारय है। बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, ठीक है, अपितु वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान होता है। बच्चों भिन्नार्थ हमने देखा, जैसे कि इसका अलग अर्थ ये हो रहा है, श्री कृष्ण है, शिव जी है, तो ये अलग ही इसका बच्चों अर्थ जो है वो प्रधान होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो आप समझ गए, ये देखिए अलग ही अर्थ है ना। चलिए आइए, इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ पूरा होता है। बहुत ही छोटा सा पाठ हमने कर लिया। अब आगे दिया है अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को आप स्वयं पूरा कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा, तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब